नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रहा है और उससे कहीं ज्यादा बड़ा खतरा ओमिक्रॉन का हमारे देश में है। स्थिति देश में इस समय क्या है वो हम आपको बता देते हैं। दुनिया में इस समय कोरोना की स्थिति क्या है वो भी आगे बताएंगे। कुल देश में ओमिक्रॉन के मामले 970 को क्रॉस कर गए हैं और ये बहुत गंभीर आंकड़ा है, क्योंकि हर दिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सबसे आगे दिल्ली, 263 मामले दिल्ली में आ चुके हैं ओमिक्रॉन के, और दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये विभिन्न राज्यों में फैल रहा है, 21 से ज़्यादा राज्यों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है, वो ज़्यादा खतरनाक है। महाराष्ट्र में 252 केस हैं, 263 दिल्ली में है। देश में 970 के पार ओमिक्रॉन का आंकड़ा हो चुका है और इसकी रफ्तार जो है वो काफ़ी तेज है। 21 से ज़्यादा राज्यों में ये अपने पैर पसार चुका है। कुल 22 राज्य अब ऐसे हो चुके हैं जहाँ पर ओमिक्रॉन है और कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा दिल्ली में ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ गया है। दिल्ली में कोरोना के 46% मरीज जो हैं वो ओमिक्रॉन से संक्रमित बताए जा रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन किस तरह से हम टेस्टिंग पर ध्यान दें, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो भी एक समस्या है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा लैब्स नहीं हैं। हम दुनिया पर जल्दी से नज़र डाल लेते हैं, दुनिया के आंकड़ों पर कि दुनिया में क्या स्थिति है कोरोना की भी और कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन की भी, क्योंकि दुनिया में, अमेरिका में कोरोना बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है। 3,30,588 केसेस अभी तक ओमिक्रॉन के दुनिया भर में आ चुके हैं और 120 देशों से ज़्यादा में, यानी कि कुल 122 देशों में अभी तक ओमिक्रॉन जो है वो फैल चुका है। ओमिक्रॉन के 3,30,588 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट से अभी तक पूरे विश्व में, दुनिया भर में 60 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये कह लेना, ये मान लेना कि नहीं ये ख़तरनाक नहीं है, जान का इस पर ख़तरा नहीं है, ये अपने आप को धोखा देना होगा, अपने आप को भ्रम में रखना होगा। हमारे साथ इस वक्त दो इम्पॉर्टेंट डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टर अंशुमान और डॉक्टर समीर भाटी। आप दोनों का नमस्कार और दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अंशुमान, क्या हम ये माने कि अब ये थर्ड वेव कोरोना की हमारे देश में आ चुकी है और ओमिक्रॉन जो है वो फैल चुका है, अब हमें इससे सिर्फ लड़ना है? बिल्कुल, ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का ही एक म्यूटेटेड स्ट्रेन है और जैसा देखा जा रहा है, परिभाषा के तहत देखें तो भारत ऑलरेडी कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है। इसकी परिभाषा कैसे देखते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को आरटी-पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आया, जीनोम सीक्वेंसिंग ओमिक्रॉन दिखा, जिसने कभी ट्रेवल नहीं की हो हाल फिलहाल के दिन में, या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आया हो जो बाहर से ट्रेवल करके आया हो। ऐसे व्यक्ति में अगर ओमिक्रॉन पॉजिटिव आता है तो मान लिया जाता है कि ओमिक्रॉन कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है। जहां तक बात है कि क्या थर्ड वेव, एंडेमिक तो हम डिक्लेयर कर चुके थे सेकेंड वेव के बाद। जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है 4 से 5 गुना तेजी से डेल्टा से, तो थर्ड वेव मतलब नंबर ऑफ केसेस सडन स्पाइक पे आएंगे और थर्ड वेव डिक्लेयर किया जाएगा। इस समय एक अच्छी बात यह है जो अफ्रीका से, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ था, अभी अफ्रीका डाउन होने लगा। ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैला उस केसेस उतनी तेजी से अब डाउन होने, ये पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन भारत में हमें पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देखना चाहिए। नंबर 1, घनी आबादी का देश, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, डायबिटिक केसेज हमारे पास अच्छे खासे हैं, बुजुर्ग हैं और अति गंभीर बीमारियों से ग्रस्त, उनमें कुछ लोगों में मौतें देखी गई है, इसलिए हमें पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देखना चाहिए। डॉक्टर भाटी, आप इसे मानते हैं कि ये थर्ड वेव है और अब हमें इससे सिर्फ लड़ना है? जी बिल्कुल, देखिए अगर डेल्टा की बात करें, फिलहाल अभी तो हमारा डेल्टा वेरिएंट तो चल ही रहा है। डेल्टा में आप ये देखिए कि हमारे जो केसेस थे वो लगभग 5-6 हजार के ऊपर रुक गए थे। और दूसरा, स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करूं तो जुलाई के बाद दिल्ली के अंदर केसेस मतलब 40-50 पे रुक गए थे। अब दोनों ही तरह से, और ग्लोबली भी बात करें अगर हम ओवरऑल भी, तो ग्लोबली भी 11% के करीब बढ़ोतरी आई है। तो ओवरऑल सभी सिनेरियो के अंदर हम देखें तो केसेस में काफी बढ़ोतरी आई है। स्पेसिफिकली ग्लोबली ट्रांसमिशन के लिए जिस तरह से डॉक्टर अंशुमन ने भी बताया, मैं बताता हूं कि जो केसेस का डबलिंग रेट है
वो मतलब 2 दिन के अंदर डबलिंग हो रहे हैं। आपको दिल्ली का ही अगर हम एग्जांपल लेकर देखें तो हमारा परसों के जो थे केसेस लगभग 500 के करीब थे और कल केसेस लगभग 1000 के करीब हो गए और आज निश्चित तौर पे उससे काफी ज्यादा होंगे। अब जो हम देख रहे हैं ट्रेंड की पूरी की पूरी फैमिली वही जैसा हमने डेल्टा में भी देखा था उस तरह से पॉजिटिव आना शुरू हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है अभी फिलहाल हम ओमिक्रॉन के अंदर जैसा होम आइसोलेशन के लिए बोल रहे हैं, ओमिक्रॉन नहीं मतलब जो भी फिलहाल, क्योंकि वेरिएंट का तो हमें बाद में पता लगता है, पॉजिटिव होने के बाद जिसको भी आइसोलेट कर दिया जाता है तो उसके बाद पता लगता है कि पूरी की पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो रही है। तो ऐसी चीज देखने के लिए आ रही है, तो निश्चित तौर पे अभी फिलहाल नंबर्स काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से डबल हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, आपको लगता है कि कल पिछले 24 घंटों में 9000 से ज़्यादा जो कोरोना पॉजिटिव देश भर में मिले हैं, उसमें जितने टेस्ट होंगे उसका कितना % ऐसा होगा जो ओमिक्रॉन का होगा? और अब सेकेंड वेव जैसा खतरनाक तो हमें नहीं दिख रहा है, तो क्या हम इससे संतुष्ट हों थोड़ा, या थोड़ा सा डरना चाहिए? जी देखिए, टोटल केसेस के कितने % ओमिक्रॉन पॉजिटिव होंगे ये डिपेंड करता है कि उस राज्य की सरकार कितनी पारदर्शिता के साथ सबका टेस्ट करा रही है। एक बात, जैसे दिल्ली में उन्होंने जीनोमिक सीक्वेंस के लिए सबको भेजा तो हमें पता चलेगा ओमिक्रॉन के केसेस कितने हैं। अगर ये दो चीजें पारदर्शिता के साथ करें तो अभी दिल्ली का आंकड़ा कह रहा है कि 40 ओमिक्रॉन है, 60 डेल्टा है। ये नंबर और तेजी से बढ़ना है। धीरे धीरे वर्ल्ड पैरामीटर पे जो देखा गया, डेल्टा को स्लोली रिप्लेस कर देगा ओमिक्रॉन, एक संभावना। दूसरी संभावना, अनफॉर्चुनेट वाली बात, अगर सुपर स्ट्रेन की पॉसिबिलिटी आई या अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन वर्ल्ड में जहां भी जिसको गंभीर हालत का शिकार होना पड़ा, अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन था, अगर हमारे यहाँ भी अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है तो मौतों की संभावना है। लेकिन एक शोध में ये भी दिखाया जा रहा है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से डाउनफॉल कर रहा है एंड कैन बी कंसिडर एज ए नेचुरल वैक्सीन। आईजीए थ्रोट में बना लेगा, आईजीजी, आईजीएम, और ये ओवरऑल सारे स्ट्रेन के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी तैयार करेगा। लेकिन ये रिसर्चर, डॉक्टर्स, एकेडमिशियन का काम है, मीडिया का काम है इसको एनालाइज करके जागरूक करके आपको बताना। दर्शकों का काम है आप एहतियात मत भूलें। बेशक ये घातक ना हो ये बात की बात देख ली जाएगी, आप सुरक्षा अपनी करें। डॉक्टर भाटी, डबल वैक्सीनेटेड लोगों को अगर ये होता है, हो रहा है, लेकिन बिल्कुल भी फैटल नहीं है, घर में ही वो ठीक हो रहे हैं, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जो लोग ठीक होकर घर गए हैं, वो डबल वैक्सीनेटेड थे, तो क्या उन्हें इस वक्त कुछ ऐसा एहतियात रखना चाहिए जिससे उन्हें हो ही ना? हाँ देखिए, ये ज्यादातर लोगों का सवाल अभी कि अच्छा डबल वैक्सीन लगी हुई है फिर भी लोगों को हो रहा है, तो ये जैसे शुरुआती दिनों से बताया जा रहा है, इसमें समझना जरूरी है कि जो वैक्सीन है वो आपको संक्रमण से नहीं बचाएगी। संक्रमित आप हो सकते हैं, यहाँ पर दो चीज है कि संक्रमण होना और बीमारी होना, दोनों में फर्क है। तो कई बार आप आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गंभीर बीमारी हो गई, तो ये दो चीजें अलग अलग है। तो डबली वैक्सीनेटेड में भी हो सकता है, और विदेशों में जिस तरह से डेटा आया देखा गया है कि बूस्टर लगने के बाद भी जो है आपको संक्रमण हो सकता है। नेचुरल इन्फेक्शन हुआ भी है आपको और डबल वैक्सीनेटेड है तो भी आपको संक्रमण हो सकता है। तो ये चीज यहाँ पे समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चीज को लेके कई लोगों का कहना था कि फिर हम बूस्टर क्यों लगाए। नहीं, बूस्टर के लिए जो एलिजिबल है उसको जरूरी है बूस्टर लगाना, जैसा कि 10 तारीख के बाद जो ड्राइव शुरू हो रही है हमारे एल्डरली के लिए और निश्चित तौर पे जो हमारे हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए। हाँ, तो गंभीरता उनके अंदर नहीं देखी गई है, जो भी ग्लोबली हम डेटा देख रहे हैं ज्यादातर, और स्पेसिफिकली यूएसए में भी और यूके के अंदर स्पेसिफिकली जो भी हॉस्पिटलाइजेशन और गंभीरता देखी गई है वो अनवैक्सीनेटेड लोगों के अंदर देखी गई है। तो यहाँ पर दो चीज आ जाती है, जो पार्शियली वैक्सीनेटेड वो लोग जिन्होंने अभी सिंगल डोज लिया और अपनी सेकंड वाली डोज नहीं लगाई है, उनको जरूरी है अपनी सेकंड डोज लगाना, और अब जो बूस्टर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे उनको अपनी बूस्टर डोज लेनी आवश्यक है। बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमान, जो 2 नई वैक्सीन को मंजूरी मिली है, क्या आप सजेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास वैक्सीन के लिए ऑप्शंस हैं, या आप सजेस्ट करेंगे कि जिन्होंने नहीं लगाई है सेकेंड डोज वो जाएं और सबसे पहले अपनी डोज लें? बिल्कुल, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको जो भी वैक्सीन मिले उसको तो लगवाएं। वेट ना करें फला वैक्सीन आएगी इसका प्रोटेक्शन ज्यादा है कम है, आप एडजुवेंट में लगवा लीजिएगा,
या बूस्टर डोज की जरूरत होगी उसमें लगवा लीजिएगा। किसी भी तरह से बॉडी के इम्यून सिस्टम को चैलेंज करना है कोरोना स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, उसके लिए कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, स्पुतनिक हो, जो मिल रही है वैक्सीन लगवाइए। जो कॉर्बेवैक्स, कोवैक्स 2 नए वैक्सीन इंट्रोड्यूस किए गए हैं जी। जिस समय आपको जरूरत होगी, मिक्स मैच ट्रायल भी आ चुके हैं, वो लगा दिया जाएगा, लेकिन रिस्क ना ले, वैक्सीन अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में जाकर लगाए। डॉक्टर भाटी, इम्यूनिटी सबसे बड़ा कंसर्न होता है और वहीं से सारी तकलीफें शुरू होती हैं। ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, ऐसे लोग जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे वो हार्ट पेशेंट्स हों, चाहे वो शुगर पेशेंट हों, या सांस लेने में तकलीफ कुछ लोगों को होती हो, ऐसे लोगों को इस वक्त क्या एहतियात बरतना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो हमारा जो आपने अभी बताया हाई रिस्क वाला जो ग्रुप हो गया, जिनको जिस भी तरह की कोई गंभीर बीमारियां हैं, मतलब अनकंट्रोल डायबिटीज है, कोई सांस संबंधित बीमारियां हैं, हमारे हार्ट वाले पेशेंट है, उसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, जो कैंसर, जिनका कीमोथेरेपी चल रहा है, जो भी जिनकी इम्यूनिटी वीक है, वो पेशेंट। और दूसरे हो गए हमारे, एक जनरल हम बात करते हैं, तो क्या होता है, ज्यादातर ट्रांसमिशन कैरी कौन करता है? जो हमारा यूथ है, जो लोग बाहर जाते हैं, ज्यादातर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं और एल्डरली हैं, वो फिर भी प्रिकॉशन फॉलो करते हैं। हमने देखा है अक्सर कि वो फिर भी मास्क लगाते हैं, ध्यान रखते हैं। स्पेसिफिकली हमारा यूथ, जो युवा वर्ग है, जिनको बाहर जाना पड़ता है अपनी लाइवलीहुड के लिए, तो वो इन्फेक्शन को कैरी करके जाते हैं। तो हम खाली अगर उनको बोले कि वो ध्यान रखें, वो मास्क पहने, वो सब कुछ करें, और जो हमारे कैरियर्स हैं वो, तो दोनों तरफ से ये जो है करना पड़ेगा कि जो घर में रहते हैं बुजुर्ग, वो निश्चित तौर पे अपना ध्यान रखें, अपनी दवाइयां समय से ले, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, सब चीजों का ध्यान रखें। और दूसरा वो वर्ग जो बाहर जाता है, तो पहले हमने देखा था जब फर्स्ट वेव सेकंड वेव में हम वो सब एहतियात बरत रहे थे कि हम जब घर पर जा रहे थे वो सारी प्रिकॉशन ले रहे थे, जो कि अभी हम भूल गए। तो घर, ये हमें ध्यान रखना है कि हम बाहर से घर के अंदर इंफेक्शन ना लेकर जाएं, क्योंकि घर में हमारे इस तरह के जो कोमॉर्बिड लोग हैं, उनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह हो जाता है कि जैसा अभी आपने भी बताया कि किसी भी तरह के लक्षण दिखे तो आप जांच करा लीजिए, उसको ट्रांसमिशन बढ़ने मत दीजिए। बिकॉज क्या होता है, अभी स्पेशली सर्दियों की बात करूंगी, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, इसके अंदर लोगों का कहना होता है कि ये तो मेरे को अक्सर हो जाता है, मौसम चेंज होते ही मुझे इस तरह के लक्षण होते हैं, सिम्टम होते हैं। नहीं, जब पैंडेमिक चल रहा है और स्पेसिफिकली जब हम नई तरह के कोई वेरिएंट की बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा संक्रामक है, क्योंकि टेस्ट की सुविधाएं अभी काफी जगह हैं उपलब्ध, आसानी से अपना टेस्ट आप करा सकते हैं, और सिम्टम हो तब तक आप पूरा अपने आप को आइसोलेट रखिए, है ना, दूसरे तक आपको। तो यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिवेंशन का। सबसे ज्यादा हमें जितना हम हो सकता है प्रिवेंशन करें, क्योंकि बीमारी अगर उनको अफेक्ट करेगी जो ऑलरेडी कोमॉर्बिड हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अंशुमान, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, कोरोना के केसेस आ रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन तो अब नहीं है। हम ये भी नहीं सुन रहे हैं कि ऑक्सीजन किसी को दी जा रही है, ऑक्सीजन की कमी है। जो सेकेंड वेव में हमने एक अफरा तफरी देखी थी, एक परेशानी देखी थी, वो तो नहीं है। और ये हमें कैजुअल बना रही है, ये हमें लापरवाह बना रही है, यही बात। तो क्या हम ये मान लें कि ओमिक्रॉन और इस बार का जो कोरोना है, भले वो डेल्टा हो सर डॉक्टर अंशुमान, वो ऐसे ही है सर्दी जुकाम टाइप, बस घर में ही रह के आप ठीक हो जाएंगे? देखिए, हिंदुस्तान में एक समस्या क्या है, जो अपने मनपसंद की बात हो उसको पहले पब्लिक समझती है। सुन लिया, कहा तक कम है, इसको पकड़ के बैठ लिए। लेकिन आपको ये भी समझना होगा, डेल्टा ऑलरेडी हमारे पास है, ओमिक्रॉन आ रहा है, और जितने हाई रिस्क ग्रुप का आपने दिखाया, उस रिस्क ग्रुप में अगर इन्फेक्शन होता है तो ये अति गंभीर रूप, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो सकती है। ओमिक्रॉन में क्यों जरूरत नहीं हो रही, उसको समझना होगा कि थ्रोट के अंदर मैक्सिमम रेप्लिकेट कर लेता है, लगभग 70 गुना तेजी से रेप्लिकेट करता है, और फेफड़े में जाके ये डेल्टा कंपेरिजन 10 गुना धीमी रफ्तार से रेप्लिकेट करता है। तब तक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। लेकिन उनकी संभावना क्या होगी जिनके अंदर इम्यून बिल्डिंग सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है किसी भी कारण से? तो ये सच्चाई है। बात है कि हाँ, स्पेनिश फ्लू की हिस्ट्री अगर देखें 1918 में जब हुआ था, तो इसी तरह का म्यूटेटेड स्ट्रेन आता है और पेंडेमिक को खत्म करता है।
इसकी संभावना रिसर्चर जरूर कर रहे हैं जी। कि हो सकता है ओमिक्रॉन लास्ट स्ट्रेन हो कोरोना का, और ये इरेडिकेट मतलब सुसुप्तावस्था में इसको भेज दे और फर्दर कोई इन्फेक्ट ना हो। ये बहुत राहत की बात बता रहे हैं डॉक्टर अंशुमान आप। ये हो सकता है लास्ट स्टेज वाला वेरिएंट हो और इसके बाद ख़त्म हो जाए। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही हो। लेकिन डॉक्टर भाटी, आप सेकेंड वेव में जो केसेस आपने देखे और अब जो केसेस आ रहे हैं, क्या फ़र्क देखते हैं दोनों में? हाँ, देखिए इसके अंदर फर्क ये है कि जब सेकेंड वेव हमारी शुरू हुई थी वो मार्च के एंड में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में आई थी। जब तक हम बात करें तो तब हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो शुरू हुई थी और स्पेसिफिकली उस समय हेल्थ केयर वर्कर्स को लगना शुरू हुआ था और एक बहुत सारी पॉपुलेशन थी जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी, पहली बात। दूसरी बात, उस टाइम हमारे बहुत सारे लोग थे जो इन्फेक्ट नहीं हुए थे, नेचुरल इम्यूनिटी उनको नहीं मिली थी, क्योंकि हम शुरुआती तौर की बात करें तो उस टाइम हमारा सीरो पॉजिटिविटी लगभग 30% के करीब जो है लोग ही इन्फेक्ट हुए थे। इसलिए डेल्टा के अंदर जो हमने खास तौर पे देखा कि ज्यादातर वो लोग हुए जो फर्स्ट वेव में इन्फेक्ट नहीं हुए थे, मैक्सिमम अधिकतर, और बहुत सारे लोग जिनके अंदर हमने फेटेलिटी भी देखी और मृत्यु दर भी देखी वो वैक्सीनेटेड नहीं थे, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर में काफी हद तक फर्स्ट डोज नहीं तो सेकंड डोज भी लग चुकी थी लोगों को। तो एक तो वो फर्क है। तो अब की बात करूं तो अब ये देखिए कि अब हमारी बहुत अधिक काफी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड भी हो गई है और नेचुरल इम्यूनिटी भी उनको मिल गई है। जिस तरह से बात करें दिल्ली की तो 90% और ओवरऑल हम इंडिया की भी बात करें तो 70%, और बच्चों के अंदर भी लगभग 70% के करीब वो भी जो है डेल्टा से इन्फेक्ट हो गए थे। तो इस तरह से नेचुरल इम्यूनिटी हमारे पास, तो हमारा विदेशों से कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि कंट्री टू कंट्री कई चीजों पे डिपेंड करता है। और डेल्टा वेरिएंट यहाँ के बाद फिर दूसरे देशों में गया था जहां पर पहले वैक्सीन लग गई थी। तो हमारे पास एक तो हाइब्रिड इम्यूनिटी, मतलब हमको वैक्सीन की भी इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी भी है। तो ये एक फैक्टर है जो निश्चित तौर पे हम लोगों को सेव करेगा। पर जैसा बार बार हम इस चीज पे बात कर रहे हैं कि जो हाई रिस्क वाले लोग हैं उनके ऊपर ये किस तरह से इफेक्ट करेगा। और दूसरा एक चीज और है कि हम जैसे अभी भी देख रहे हैं हमारे पास जो लॉन्ग कोविड वाले लोग आ रहे हैं, फॉलोअप के लिए आ रहे हैं, वो भी काफी सारे लोग हैं। तो ओमिक्रॉन से भी आप इन्फेक्ट है, आपको माइल्ड सिम्टम है, पर इसके पोस्ट जो है आपके कोविड किस तरह की क्या चीजें रहेगी उसके ऊपर अभी कोई बहुत ज्यादा स्टडी हुई नहीं है, क्योंकि अभी नया वायरस है और नया वेरिएंट है। और दूसरा, बहुत नई नई चीजें सामने आ रही है, इसके ऊपर अभी भी रिसर्च स्टडीज जारी हो रही है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इन्फेक्शन से अपने आप को बचा कर रखें और स्पेशली हमारे हाई रिस्क वाले लोगों को इस इन्फेक्शन से बचा के रखें। डॉक्टर अंशुमान, जब फ्रेंड्स से, फैमिली में लोगों से बात करें तो सरकारों द्वारा लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस पर वो सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि आप नाइट कर्फ्यू लगा देते हैं, रात में तो कोई घर से बाहर निकलता ही नहीं है। इसके पीछे क्या कारण होता है? सही साहब, देखिए जनता के जो सवाल हैं बहुत ही वाजिब सवाल हैं कि रात को कर्फ्यू और दिन में चुनावी रैली। तो कभी भी अपने नेता से पब्लिक ये उम्मीद नहीं करती है कि आप वही काम करें, क्योंकि आप लॉ मेकर हैं और आप ही लॉ को ब्रेक कर रहे हैं। ऐसा ना करें तो पब्लिक के पास एक्सक्यूज देने को नहीं होगा। ये कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, वर्ल्ड वाइड देख लिया कि नाइट कर्फ्यू का क्या ट्रांसमिशन में कोई अंतर आया, कोई अंतर नहीं आता है। जो एहतियात की जरूरत है आपको थ्रू आउट लेना पड़ेगा। जागरूकता मीडिया बिल्कुल निरंतर पिछले साल से पूरी तरह जागरूक कर रही है। आपका इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। सिंपली ये देखना है आपकी बॉडी, आपका स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम बाय वैक्सीन, नॉन स्पेसिफिक आपके जीवन शैली से संबंधित, आप इम्यूनाइज्ड और स्ट्रांग है, और वायरस का लोड, हाई वायरल लोड इकट्ठे आपके ऊपर ना आ जाए। हाई वायरल लोड उसको कहते हैं, जैसे हम लोग अस्पताल में काम करते हैं, हाई वायरल लोड मिलेगा या बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में चले जाएंगे तो हाई वायरल लोड मिलेगा। इसको अवॉइड कीजिए। तो उम्मीद यही है कि हो सकता है इस पर वैसी स्थिति देखने को ना मिले जो सेकेंड वेव में मिली। ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर अंशुमान आपने हमें बताई है। डॉक्टर भाटी, कैसे हम, क्योंकि अब ये देखिए आप लोग भी मान रहे हैं, आप डॉक्टर्स हैं, विद्वान हैं, आप जानते हैं इसके खतरे को, आप लोग भी, डॉक्टर अंशुमान और आप भी ये मान रहे हैं डॉक्टर भाटी कि ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ चुका है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, केसेस हर जगह आने शुरू हो चुके हैं, आ चुके हैं। तो ऐसे में कैसे बचा जाए? क्योंकि कार्यक्रम के अब हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं तो बचाव पर बात कर लेते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें दो चीज है, एक तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्यों हम बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर सब लोग कह रहे हैं मतलब जनरली कि अच्छा ये माइल्ड है, हल्का है। हम ट्रांसमिशन को रोकने के लिए क्यों कह रहे हैं, बचाव के उपाय क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर केसेस बढ़ता है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ती है, तो रिस्ट्रिक्शन उस हिसाब से सरकारें लगाना शुरू करती है, और रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं लाइवलीहुड को, लोगों को अफेक्ट करती है, जिससे वो काफी ज्यादा ये एक मतलब पेनफुल चीज रहती है। तो यहाँ पर हम संक्रमण को रोकने की बात करें तो स्पेशली सर्दियों के अंदर बीमारियां और भी बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी वायरस और भी बढ़ जाती है, पोल्यूशन लेवल भी बढ़ जाता है। तो कृपया मास्क जरूर पहने, सबसे बड़ा हथियार मास्क है आपका, और मास्क को ठीक तरीके से पहने, पहली बात। दूसरी बात, अगर कहीं पर जाते हैं आप, कोई भी मतलब सबसे ज्यादा अभी मैं फिलहाल देख रहा हूं कि लोगों ने अपने जो ट्रैवल प्लान बना रखे हैं डोमेस्टिक वाले, अभी स्पेसिफिकली हिल स्टेशन वगैरह की भी बात करें, वहां पर भी अभी काफी ज्यादा भीड़ है। उन चीजों से आप बिल्कुल बचें, जैसा कि बताया कि कहीं भी आप सुपर स्प्रेडिंग इवेंट में जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, तो निश्चित तौर पे वहां पर आप इन्फेक्ट होंगे ही होंगे। ये बात से आपको ज्यादा जरूर बचना ही बचना है। और तीसरा, कोई भी लक्षण आपको दिखे तो तुरंत आप अपनी जांच करा लीजिए, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, आप उस संक्रमण को फर्दर फैलाए नहीं। ये तीन बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपके बचाव का तरीका है। डॉक्टर अंशुमान, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में हमने खान पान पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। काढ़ा, अचानक से पता चला कि काढ़ा पीना चाहिए। बहुत सारी दूसरी दवाएं हमने वैसे ही लेनी शुरू कर दी, प्रिकॉशनरी। क्या आप सजेस्ट करेंगे सर कि इस बार भी हम हमारे देश के लोग ऐसा कुछ करें? देखिए, अपनी मर्जी से दवा लेने वाली बात है, उसको ओटीसी कहते हैं, ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन, बिल्कुल ना करें। पिछली सेकेंड वेव में डॉक्यूमेंटेड कुछ मौतें ऐसी हुई थी जिन्होंने अपनी मर्जी से इलाज किया था, लाइक स्टेरॉइड चालू कर दिया जब इंडिकेशन नहीं था, ओवर द काउंटर खरीद के। ये बिल्कुल ना करें। बात जहां काढ़े की है, और ये सारी चीजें आप फॉलो करें, लेकिन किसी न किसी वैद्य या डॉक्टर के संपर्क में आके। कारण क्या है, पिछली बार काढ़े के चक्कर में लोगों ने सोचा जब इसी से बचाव है तो दालचीनी और काली मिर्च इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा कर लिया काढ़े में, कुछ लोग हेपेटोटॉक्सिक मतलब लीवर की समस्या लेके डॉक्टरों तक पहुंचे हैं। इसलिए उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, कितना सेवन करना चाहिए, इस पे ज्यादा ध्यान दें, और प्रिकॉशन के साथ कि अगर किसी चीज का इफेक्ट है, मतलब असर हो रहा है, तो उसका खराब असर भी होगा आपके शरीर पे अगर ज्यादा मात्रा में ले लेंगे। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें, जीवन शैली को सुधारें। एडिशनल में आप तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च का जो सेवन करें काढ़े के फॉर्म में, किसी न किसी वैद्य डॉक्टर के संपर्क में करें। डॉक्टर अंशुमान, बहुत बड़ी बात आपने कही है यहाँ पर सर। ये वाकई बहुत गंभीर है। देखिए, हम तो ये सोच रहे थे कि ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये मिर्च मसाले टाइप चीज़ें हैं और जड़ी बूटियाँ टाइप चीज़ें हम जो खाते रहते हैं, भारतीय खान पान में शामिल करते हैं सारे मसाले, तो ये हमें फ़ायदा करेंगे। डॉक्टर भाटी, किस तरह से किसी भी वो कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो कैसे अगर हम कोई बहुतायात किसी चीज़ की ज़्यादा मात्रा में ले लें तो नुकसान भी हो सकता है? हाँ, एक्चुअली होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एकदम से लोगों को आ रहा है कि अभी थर्ड वेव आने वाली है, तो उनको लगता है कि अभी हम कुछ शुरू करते हैं इस तरह की रूटीन, हम काढ़ा लेना शुरू करते हैं, हम अपना इम्यूनिटी बूस्टर लेना शुरू करते हैं। ये सब ऐसा नहीं होता है इम्यूनिटी बूस्टर की अभी आपने कुछ खाना शुरू कर दिया एक्सेस में, आप विटामिन सी की टैबलेट ले रहे हैं, आप जिंक ले रहे हैं, आप खूब सारा काढ़ा पी रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इम्यूनिटी ऐसा नहीं होता कि एक दिन के अंदर बच जाएगी। आपको अपनी जीवन शैली ठीक रखनी है, हर चीज आपको मॉडरेट में लेनी है, जैसा आप रूटीन में लेते हैं। पहली बात, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको ठीक रखना है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिनमें बहुत ज्यादा घबराहट, एंजाइटी, डर। आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट रखना है ठीक से, अपनी नींद ठीक से लेनी है। इसके अलावा आपको व्यायाम जरूर करना है। अब लोगों का रहता है कि अच्छा अब हम बाहर नहीं जा सकते पार्क में, घर पे कीजिए, अपने रूम में कीजिए, बट आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखनी है, लाइफस्टाइल को खराब नहीं रखना। आपका अच्छा व्यायाम, आपकी घर की बनी अच्छी डाइट, और आपका स्लीप मैनेजमेंट, और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, यही आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। ना कि आप सोचें कि हम ओवर द काउंटर कुछ दवाएं खाना शुरू कर दे, सप्लीमेंट, उससे कुछ नहीं होगा कि आपकी एकदम से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ना, लाइफस्टाइल ठीक रखिए। डॉक्टर अंशुमान, ऐसे टाइम पर, ऐसे मौके पर जब दिल्ली में येलो अलर्ट से आगे बात बढ़ चुकी है, 1% से ज़्यादा यहाँ पर कोरोना
फैलता हुआ नजर आ रहा है। 46% मरीज जो टोटल केसेस के हैं वो ओमिक्रॉन से मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कह दिया गया है कि यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में क्या करें? घर से कितना जरूरी हो तो निकलें या अपने आप को घर में सर हम डॉक्टर अंशुमान कैद कर लें? 3 स्तर की बातें बता देता हूं। इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड गवर्नेंस। 3 स्तर पे क्या क्या करना है। व्यक्तिगत तौर पे आपको कोरोना से बचने के सारे उपाय बता दिए गए हैं। 1.5-2 साल से मीडिया ने पूरी तरह अवगत कराया, मास्क से लेकर डिस्टेंसिंग तक। आउट स्टेशन घूमने का समीर साहब ने जैसे बताया, लोगों ने प्लान कर रखा, कैंसिल कर दें थोड़े दिनों के लिए। फेस्टिवल, न्यू ईयर, रुक जाइए। स्टडी आ चुकी है, ठंड के मौसम में वायरस सस्पेंडेड पार्टिकल की तरह एटमॉस्फेयर में लंबे समय तक रहता है, तो रुक जाइए। तो जब जरूरत ना हो तो बाहर ना जाएं। व्यक्तिगत स्तर पे ये करें। कम्युनिटी स्तर पे जो कम्युनिटी स्तर पे काम हो सकता है उसको मीटिंग गैदरिंग बंद करिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए और लोगों को समझाइए जिनको वैक्सीन दें। गवर्नेंस के लेवल पे मेरी गुजारिश ये रहेगी कि इस बार एटलीस्ट पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट कोरोना का ना करें जो अभी तक करते आए हैं। पारदर्शिता के साथ इंपॉर्टेंट बात है सर, हासिल करें। जी, डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर भाटी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। फिर हम आपके साथ होंगे। बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है, ओमिक्रॉन का खतरा उससे ज्यादा है। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।